गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर है? हम लोग एथिक्स के दूसरे नंबर के टॉपिक में हैं और आज एक नई जगह से हम अभी आपकी क्लास ले रहे हैं, दिल्ली से ही, मगर दूसरी जगह से। सिलेबस को देख लें एक बार की, सारे लोग याद रखें सिलेबस को। अभी हम लोग हैं दूसरे नंबर के टॉपिक में और ये टॉपिक का नाम है एटीट्यूड नोन एज अभिवृत्ति। इससे संबंधित एक क्लास हो चुका है ऑलरेडी, ध्यान रखना। तो आज जहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं उससे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हम लोगों ने अभिवृत्ति क्या है इसकी विवेचना पिछले क्लास में कर रखी है, तो जो आज इसमें उपस्थित हुए हो पहली बार, वो पिछली क्लास को अवश्य देख लेंगे। लिख लेना है कॉपी में, पिछली क्लास देख लेनी है, ये ध्यान रखेंगे। तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं, संरचना देखते हैं, इसके कार्य देखते हैं, आचरण और के परिप्रेक्ष्य में इसके प्रभाव को देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शंस एटसेट्रा। ध्यान देना कि जो एटीट्यूड होता है, अभिवृत्ति है, इसके तीन अवयव हैं, नोट कर लेंगे। पहला है कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक पक्ष। तो कभी 2 नंबर में सवाल बन सकता है, 3 नंबर में अगर एमपीपीसीएस देने जा रहे हो या फिर किसी और एग्जाम में। आईएएस में ऐसा नहीं बनेगा संज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है, मगर और दूसरी जगहों पे स्टेट पीसीएस में 2 और 3 नंबर के भी पेपर आते हैं, एमपी में और राजस्थान में। तो वैसी जगहों पे संभावना हो सकती है जहां 2 और 3 नंबर के आते हैं। अदरवाइज आईएएस में तो पूछेगा ओवरऑल अभिवृत्ति ही। तो देखो, पूछा जाए संज्ञानात्मक पक्ष क्या है, तो अभिवृत्ति के 3 घटक है, 3 कॉम्पोनेंट एलिमेंट्स है। देयर आर 3 कॉम्पोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट, सेकेंड वन इज कॉल्ड अफेक्टिव कॉम्पोनेंट एंड थर्ड वन इज नोन एज बिहेवियरल कॉम्पोनेंट। पहला है संज्ञानात्मक घटक, दूसरा है भावात्मक घटक और तीसरा है व्यवहारात्मक घटक। ये तीनों कंपोनेंट हैं, ध्यान देना आप। तो पूछ लिया जाए कि संज्ञानात्मक घटक क्या है, तो बताओगे अभिवृत्ति का एक महत्वपूर्ण घटक संज्ञानात्मक घटक है। इसमें क्या क्या होता है, इसका संबंध ज्ञान से होता है, विश्वास से होता है, मत से होता है, मत ओपिनियन से होता है, जानकारी आदि से होता है, जानकारी आदि। इसका संदर्भ क्या है कि जब भी किसी वस्तु के साथ आपका संपर्क होता है या किसी व्यक्ति के साथ, तो उसके बारे में जो आपको जानकारी मिलती है, जो आपका मत बनता है, जो आपका विश्वास है कि ये वस्तु अच्छी है, आदमी अच्छा है, ये अभिवृत्ति का संज्ञानात्मक घटक है। अभी एक एग्जाम्पल से देख लेंगे हम लोग। अभिवृत्ति का कौन सा घटक है? संज्ञानात्मक। जब कोई शब्द पहली बार पढ़ो तो उसको 2 बार, 4 बार, 5 बार बोल लो। जब भी हम किसी वस्तु या व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं, उसके बारे में जो आपको ज्ञान मिला, जो विश्वास बना आपको, जो उसके बारे में जानकारी आई, वह संज्ञानात्मक घटक है अभिवृत्ति का। ये ध्यान देना आप। दूसरा है भावात्मक घटक। इसके अंदर आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस है, जो संवेग हैं और जो आपकी भावनाएं हैं, वो इसके भीतर आ जाती है। संवेग और भावना, जैसे मान लो आप किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में, किसी मुद्दे के बारे में आपको जानकारी मिली, तो हो सकता है आप उसे पसंद करने लगो, हो सकता है आप उसे नापसंद करो। तो जो पसंद नापसंद का भाव है, ये आपके भावनाओं को दर्शाता है, इमोशंस को दर्शाता है। हो सकता है प्लीजेंट आपके अंदर प्लीजेंट कंडीशंस एराइज होने लगे, कोई व्यक्ति से मिले और आपको सुखद अनुभूति हो, कोई मिले और आपको दुखद अनुभूति हो, यह संभव है। कई बार कुछ लोगों से मिलने के बाद दुखद अनुभूति होती है। आप उनके साथ 2 मिनट बैठ लोगे, 5 मिनट बैठ लोगे, वो 1 घंटे का आपको तनाव देकर चले जाएंगे। मिलते तो 2 मिनट के लिए है आपके साथ, बट आपको पूरे दिन का डोज दे दिया, आप टेंशन में ही हो 2 दिन तक। तो कई लोगों की दशा ये होती है। तो आप
आप जब अभिवृत्ति घटक के प्रति जो आपकी इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स है, वह भावनात्मक घटक कहलाता है। इट इज नोन एज अफेक्टिव घटक, अफेक्टिव कंपोनेंट्स। इट इंक्लूड्स इमोशंस एंड फीलिंग्स टुवर्ड्स एटीट्यूड ऑब्जेक्ट्स। अभी पूरा पढ़ने के बाद एक एग्जाम्पल क्रिएट कर लेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे तीनों को। इसमें पसंद नापसंद का भाव आता है। पसंद नापसंद, अगर प्लीजेंट कंडीशन, अगर आपको सुखद अनुभूति हो रही है तो पसंद करोगे, और दुखद अनुभूति होगी तो सोचोगे इससे जब मिलते हैं तनाव दे देता है, इससे थोड़ा दूर रहते हैं। आप नापसंद करोगे उसको कि ये दूर ही रहे, और जिससे मिलने के बाद थोड़ा अच्छा प्रतीत हो, सुखद अनुभूति हो, तो वहां उसके अनुरूप फिर व्यवहार करोगे। लास्ट में पसंद नापसंद का भाव पैदा हो जाता है। और व्यवहारात्मक घटक, अगर पसंद आ रहा है, सुखद अनुभूति आपको हो रही है, प्लीजेंट अगर फीलिंग्स डेवलप हो रही है, तो आप उसके अनुकूल व्यवहार करोगे। और अगर पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसके प्रतिकूल, अगेंस्ट विल एक्ट, प्रतिकूल व्यवहार करोगे। अनुकूल या प्रतिकूल शब्दों को मैं बोल रहा हूं, उसके आधार पर आप नोट कर सकते हो, ध्यान देना। अगर कभी पूछ ले अभिवृत्ति के घटकों के बारे में बताएं, व्हाट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, so there are three components of attitude. First one is cognitive component, second one is affective component, and third one is behavioral component. अभिवृत्ति के तीन घटक होते हैं, संज्ञानात्मक घटक। इसके अंतर्गत अभिवृत्ति विषय के प्रति हमारा जो ज्ञान है, जो विश्वास है, जो जानकारी है, इसको सम्मिलित किया जाता है। भावनात्मक घटक, इसके अंतर्गत जो अभिवृत्ति का जो विषय है, कोई व्यक्ति, मुद्दा, घटना, वस्तु, कुछ भी हो, उसके विषय में जो आपके इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, पसंद नापसंद का भाव है, इसको सम्मिलित किया जाता है भावात्मक घटक के भीतर। और इसको अंग्रेजी में ध्यान रखना, अफेक्टिव कंपोनेंट है ये। और तीसरा है व्यवहारात्मक घटक, बिहेवियरल कंपोनेंट। इसके भीतर किसको लाएंगे? इसके भीतर लाएंगे अनुकूल व्यवहार। यू आर गोइंग टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट और अगेंस्ट इट। अगर कोई चीज पसंद नहीं आ रही ना, तो उसके विपरीत व्यवहार करोगे कि इसको हटा दो यहां से, और अगर पसंद आ गई तो उसके फेवर में व्यवहार करोगे। ये कुल मिलाकर दर्शाता है एटीट्यूड के थ्री कंपोनेंट्स को। इसको हम बोलते हैं सी कॉग्निटिव, इसको ए अफेक्टिव, इसको बी। तो कई बार इसको एबीसी मॉडल बोला जाता है, या कई लोग इसको कैब मॉडल भी बोलते हैं। कैब का मतलब सी मतलब कॉग्निटिव एस्पेक्ट, ए मतलब अफेक्टिव एस्पेक्ट, और बी मतलब बिहेवियरल एस्पेक्ट। तो ये अभिवृत्ति की संरचना कैसे होगी? तो तीनों से होगी, ये ध्यान रखना है। दीज आर द कंपोनेंट फैक्टर्स ऑफ एटीट्यूड। इट शुड बी क्लियर नाउ। इज इट क्लियर? क्लियर? सारे लोग बोल लो, इज इट क्लियर? अब देखो, एक घटना से देखो। मान लो आपके घर के सामने थोड़ा खुला मैदान हो, और वहां कुछ लोग आए हो वृक्षारोपण करने के लिए। वृक्षारोपण मतलब प्लांटेशन करने के लिए आ गए। कुछ समाज सेवी आ गए, कुछ पर्यावरणविद आ गए, कुछ आपके मित्र भी आ गए अगल बगल मोहल्ले से, और बोले कि भाई साहब निकलिए घर से बाहर, यहाँ पे प्लांटेशन करना है, पेड़ लगाने हैं। कभी कभी ऐसा अवसर मिलता है पेड़ लगाने का। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं अलग अलग समयों पे पेड़ वृक्ष लगाने का काम करते हैं, प्लांटेशन का। तो यदि आपको, एक तो पहली बात है कि आपको पता अगर ये है कि पेड़ लगाने के क्या क्या फायदे हैं, आपको विश्वास है कि पेड़ लगाने से वायु शुद्ध होगी, माहौल अच्छा बनेगा, आंखों को अतिरिक्त शांति मिलेगी हरियाली देखने से, तो आपको अगर पर्याप्त जानकारी है और ये सब चीजें जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको काउंटर करने में ये मददगार है, तो ये आपका संज्ञानात्मक पक्ष है। घटना एक वृक्षारोपण, प्लांटेशन। अब इसके बारे में अगर आपको ज्ञान है, आपको विश्वास है, जानकारी है,
आपका एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, धारणा बनी हुई है कि हाँ वृक्षारोपण तो बड़ी अच्छी चीज है, इसमें होना चाहिए। व्यापक पैमाने पे आज वनों का विनाश किया जा रहा है, या वनों में आग लग के बड़े बड़े जंगल आज खत्म हो रहे हैं। बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया में, मैक्सिको में, अमेरिका में, बहुत सारी जगहों पे जंगलों में जब आग लगती है व्यापक स्तर पे विनाश हो जाता है जंगलों का। तो आपको ये सब जानकारी है, तो आप, ये आपका संज्ञानात्मक घटक है इस विषय वस्तु के बारे में। ये एटीट्यूड का ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा, अगर आप वृक्ष लगाना पसंद करते हो, आप पसंद भी करते हो कि नहीं अच्छी बात है वृक्ष लग जाए, देखो बहुत अगर आप पसंद करते हो कि नहीं वृक्ष तो लगना ही चाहिए, बिल्कुल सही काम है, तो आप और सब काम धंधा बंद कर दोगे और आप भी पहुंच जाओगे कि चलिए मैं भी चलता हूं वृक्ष लगाने के लिए, अनुकूल व्यवहार करो। यू विल एक्ट अकॉर्डिंग टू इट, क्योंकि आपकी इंटेंसिटी ज्यादा है, आप उसको एक्सट्रीमली लाइक कर रहे हो, बहुत ज्यादा मात्रा में लाइक कर रहे हो। और हो सकता है कि आपको ज्ञान है कि वृक्ष लगाने के फायदे हैं, मगर भीतर भीतर नापसंद कर रहे हो कि घर के सामने लगाएगा तो ठीक नहीं है वृक्ष, यहां नहीं लगना चाहिए, तो व्यवधान भी डाल सकते हो। या कई बार लगेगा कि ठीक है लगा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पसंद नापसंद की मात्रा बहुत ज्यादा है, अगर बहुत ज्यादा नापसंद कर रहे हो कि घर के सामने मेरे लगने नहीं चाहिए, उतर जाओगे व्यवहार, प्रतिकूल व्यवहार, डंडा लेके निकल जाओगे कि नहीं यहां पे तो नहीं लगेगा, मेरे घर के सामने पेड़ नहीं लगेंगे। वृक्ष लगेंगे तो उसके नीचे आगे कई लोग बैठेंगे तो वो ठीक नहीं है। कौन से लोग बैठेंगे अलग बात है, मगर हो सकता है आप वृक्ष का विरोध कर दो। ये जानकारी होते हुए भी कि वृक्षों के फायदे हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तब जाके एक्ट होगा, व्यवहार करोगे। अगर आपको जानकारी है, खूब उसको पसंद करते हो, सुखद अनुभूति भी होती है कि नहीं वृक्ष तो लगने चाहिए, तो देन यू विल एक्ट अकॉर्डिंग टू इट सिंस यू आर लाइकिंग इट इन एक्सट्रीम सेंस एंड यू हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑल्सो, यू हैव फर्म बिलीफ, आपके पास ओपिनियन भी है कि एक ओपिनियन बना हुआ कि नहीं इसके फायदे हैं। तो एक घटना से आप दिखा सकते हो तीनों चीजों को कि वृक्षारोपण खासकर ये आपका एटीट्यूड ऑब्जेक्ट हो गया। आपको जानकारी मिली कि सामने वृक्षारोपण हो रहा है, जानकारी आपको उसके पता है कि अरे इससे ये फायदा ये जानकारी है, आप पसंद भी बहुत करोगे। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में पसंद करोगे तो सर्टेनली यू विल एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। आप घर से बाहर निकल जाओगे और कहोगे मैं भी 4-5 वृक्ष मैं भी आज लगा देता हूं। तो ये एटीट्यूड को दर्शाता है। एटीट्यूड के फॉर्मेशन में बहुत सारी चीजों का योगदान होता है, और ज्यादातर लोगों का आज एटीट्यूड जो है ना निगेटिव टाइप का होता जा रहा है। निगेटिव एटीट्यूड वाले भर गए हैं। अगर आपके अगल बगल में निगेटिव एटीट्यूड वाला आदमी हो तो उससे दूर हो जाओ, तो दिन भर रोता रहेगा, हमेशा परेशान रहेगा, और आप भी धीरे धीरे उसके निगेटिविटी के शिकार हो जाओगे। देखो ये क्लियर हो जाना चाहिए पक्ष। इज इट क्लियर? पहले ये बता दो। देखो इज इट क्लियर? तीनों कंपोनेंट विथ एग्जांपल आप एक्सप्लेन कर दोगे। फॉर एग्जांपल प्लांटेशन, ऐसे आप क्लियर कर लोगे। जैसे मान लो आप सारे लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल डिसाइड कर चुके हो, निर्णय ले चुके हो कि नहीं आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। कई लोगों के दिमाग में वर्दी पहननी है आईपीएस। कुछ लोग सोचते हैं कस्टम में जाएंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाएंगे, कुछ लोग रेलवे का भी जाने का सोचते हैं, ऑडिट का, बहुत सारी सर्विसेज हैं। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे आईएएस बनना है, अब आपका एटीट्यूड अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो हमेशा दिक्कत होगी। कई लोग, अगर आप निर्णय ले लियो तो तैयारी करोगे, तैयारी शुरू कर रहे हो क्योंकि आपने निर्णय ले लिया है। आप अभी जो पढ़ रहे हो हमसे, आपने निर्णय लिया है कि आईएएस बनना है, आप सबने निर्णय ले लिया, निर्णय ले लिया तो तैयारी शुरू कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, उसी का एक पार्ट है जो अभी हो रहा है। मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से बैठ के पढ़ रहे होंगे। कई सबका एटीट्यूड बड़ा ऐसे होगा, चलो देख लेते हैं, मुफ्त में मिल रहा, लगभग मुफ्त में मिल रहा है, चलो देख लेते हैं, होगा तो होगा। तो ये एटीट्यूड खतरनाक एटीट्यूड है। जो व्यक्ति पूरी तरीके से सिंसियर तरीके से लगा हुआ है, बड़ा मेहनत कर रहा है, उसका क्यों सिलेक्शन नहीं होगा?
और कई लोग तैयारी जब करेंगे तो उनका एटीट्यूड कई लोगों का बड़ा निगेटिव होता है, हमेशा कुछ ना कुछ करता रहेगा खुराफात, यहां तक पहुंचने क्रम में खूब तनाव ले लेगा। एक तो जो नहीं समझ में आएगा उसके उल्टा बोलेगा, कभी किसी के बारे में बोलेगा, कभी बोलेगा पिताजी ने ठीक से नहीं पढ़ाया, कभी कहा कि मित्रों ने मुझे भटका दिया, कभी किसी और के ऊपर ठिकरा फोड़ेगा। हमेशा वो अपनी कमियों को, दूसरों की मदद, दूसरों को ढाल बना के छुपाता है, अपनी गलती मानेगा नहीं। इस टाइप का एटीट्यूड डेवलप हो गया। अब नहीं मानेगा तो सुधरेगा नहीं, आगे तक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो। उनके आगे बढ़ने की एक सीमा है ऐसे लोगों की, एक सीमा के बाद रुक जाएंगे, बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे, ये तो तय है। क्योंकि ऊंचाई जीवन में तय आपकी कितने काबिलियत है, इससे ज्यादा ये तय करेगा कि आपका एटीट्यूड क्या है। आप बहुत सक्षम आदमी हो, बहुत मेहनती हो, और हर एक जगह पे जहां जाओ वहीं पे झंझट कर लो, सामने वाले से तनाव पैदा कर लो, गाली गलौज कर लो, कोई नहीं चाहता कि हमारे पास ऐसा आदमी रहे, उसको बाहर कर देगा। भले ही आपके अंदर ताकत है तो है, कुछ दिन के बाद ताकत डाउन हो जाएगी। आदमी का एटीट्यूड का ठीक होना ज्यादा जरूरी है, तभी वो ऊंचाई तक जा पाएगा। एप्टीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, परंतु एटीट्यूड उसको ऊंचाई तक ले जाएगा, ज्यादा आगे तक ले जाएगा। तो कई लोगों के साथ क्षमता है, उनको कोई पूछता नहीं है, वो अपनी दुनिया, उनको लगता है कि मैं तिस्मार खाऊं। तो बहुत सारे तिस्मार खा धरती पे पड़े हुए हैं जिनको कोई पूछता उछता, उनका एटीट्यूड थोड़ा अलग टाइप में है, तो वो कठिनाई पैदा करते हैं, तो उनको दूरी है। तो जब आईएएस की तैयारी करो तो अपना एटीट्यूड जो है ना, तैयारी का एटीट्यूड पॉजिटिव बना लो, ऑप्टिमिस्टिक रखो। मान लो तैयारी कर रहे हो, पीटी का प्रश्न सॉल्व कर रहे हो, अब जैसे इस बार पीटी का सवाल बड़ा उल्टा पुल्टा आ गया, मास लेवल पे लोग परेशान थे, बर्बाद कर दिया यूपीएससी ने, कोचिंग वालों ने बर्बाद कर दिया। सब चाहे 2.5 लाख में पढ़ रहे हो, चाहे कितने लाख देकर पढ़ रहे हो, सबकी दशा बिगड़ी हुई थी। तो जिन लोगों ने रूम पे ठीक से पढ़ रखा था, ठीक से मेहनत कर रखा था, उन्होंने जब सवाल देखा तो सोचे कि सवाल तो रियली टफ है। उस समय उनका ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच था कि चलो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं, ये तो सबके लिए कठिनाई पैदा करेगा। उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया अपना, और आज के डेट में वो आईएएस का मेंस दे रहे हैं। और कई लोगों को जब क्वेश्चन पेपर मिला, पीटी का सवाल क्वेश्चन पेपर मिला, तुरंत दिमाग में भारी पैमाने पे तनाव आ गया, और बैठे बैठे वहीं पे एग्जामिनेशन हॉल में गाली देना शुरू, बर्बाद कर दिया। इतना टेस्ट सीरीज दिया था, 16 टेस्ट फलाने ने दिया था, 26 टेस्ट फलाने ने लिया था, कई जगहों का टेस्ट का टॉपर था। अब उसको बैठ के एग्जामिनेशन हॉल में ये दिमाग में आ रहा है निगेटिविटी, और निकलते निकलते अपना एक तो सवाल टफ, और दूसरा उसका दिमाग की फ्रीक्वेंसी गड़बड़। तो सवाल टफ हो तो कम से कम शांतचित्त होके देखो, तो इतना पढ़ के गए हो, और आपको जब सवाल टफ लग रहा है तो विश्वास रखो कि और लोग भी पढ़ के आएंगे, उनको भी सवाल टफ लगेगा। और जो सवाल सबके लिए टफ हो वो सवाल टफ नहीं होता है, फिर तो जो दिमाग लगाएगा वो आगे बढ़ जाएगा। कई लोग अपनी कठिनाई एग्जामिनेशन हॉल में क्रिएट करते हैं, निगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, वहीं पे उसका एटीट्यूड बिगड़ जाता है, एकदम अनाप शनाप टाइप की चीजों में इन्वॉल्व होगा और खत्म कर ले। निगेटिव एटीट्यूड वाले बहुत हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो जब तैयारी करो तो ऑप्टिमिस्टिक रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। कभी कभी कठिनाइयां आएंगी, उसको झेलो, दिमाग में डालो कि इसको सॉल्व कर देना है, इसको एकदम याद कर लेना है। मान लो तैयारी कर रहे हो और कुछ सवाल पढ़ रहे हो, कोई नया सब टाइप का प्रश्न आ गया है और नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आया तो मुस्कुराओ, और 2-4 अपने मित्रों को कॉल करो कि बेटा 1.5 घंटे से पढ़ रहे हैं, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कभी साइंस टेक में कुछ ऐसी चीजें मिल जाए, कभी ज्योग्राफी में ऐसी कुछ चीज मिल जाए, कभी इकोनॉमिक्स में मिल जाए, पढ़े और समझ में ना आए, संभव है। 1.5 घंटा समय लग गया, 2 घंटा पढ़ लिया, नहीं समझ में आया। उसके बाद कई लोग होंगे किताब फेंकेंगे, कहेंगे बर्बाद कर दिया यूपीएससी ने, 2-4 फूंक लगाएंगे, 4 दिन पढ़ाई नहीं करेंगे और माइंड मेकअप कर लेंगे ना, ये विषय ये हमारे बस की बात नहीं, ये तो छोड़ देंगे हम। अब पूछेंगे कि अगर इसको छोड़ दिया जाए तो हम आईएएस बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, माइंड मेकअप कर लिया। बहुत लोगों के साथ ऐसी स्थिति है कि पढ़ाई के क्रम में तुरंत निगेटिव एटीट्यूड डेवलप करते हैं किसी खास पार्ट के प्रति, और जहां पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है,
पढ़ रहा है, अब पढ़ने के बाद समझ में आ गया, थोड़ा लग गया कि अरे ये तो बहुत हो गया, वहां तुरंत पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेगा बिना रणनीति के। अब जाएगा, लग रहा है समझ में आ रहा है, तो उसी की किताब 2 और किताब खरीद के ले आएगा। जैसे मान लो मेंस में 75 मार्क्स का लगभग हिस्ट्री का पेपर है, मेंस में ओनली 75 मार्क्स ओनली, और जाके रूम पे देखोगे लोगों को तो पता लगा 20 किताब इतिहास कहीं रखे हुए, हिस्ट्री का 20 किताब रखे हुए, मन लगता है ना पढ़ने में। तो अब उसकी रणनीति ठीक नहीं है। 75 मार्क्स के लिए 20 किताब क्यों रखे हो? पीटी एक अलग से पढ़ना हो तो वो पढ़ लेंगे अलग से, और जहां नहीं है, जहां पे कम समझ में आ रहा है वहां तो 1 किताब नहीं है, और जहां समझ में आ रहा है वहां 20 किताब और रख लिया है, कठिनाई पैदा करे। एटीट्यूड ही ऐसा बना लिया वो। तो अपने एटीट्यूड को सुधारना पड़ेगा। तैयारी कर रहे हो, तैयारी क्रम में कठिनाई आएगी, विश्वास रखो, कठिनाई दूर भी होती है। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो सकता है जो दूर ना हो जाए। फिर आगे बढ़ो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। तो तैयारी क्रम में पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। कई लोग पीटी पहली बार फेल कर जाते हैं, 2 बार पीटी फेल कर जाते हैं, तीसरी बार में सीधे आईएएस बन जाते हैं। ऐसे खूब एग्जाम्पल्स हैं। और आप पीटी फेल करो और मान लो कि जब पीटी ही नहीं पास हो रहे तो आगे तक कैसे पास होंगे, और दिमाग में डाल लो भ्रम, तो फिर तो उनका नीचे जाना है तय। तो थोड़ा सावधानी पूर्वक अपने एटीट्यूड को थोड़ा परिष्कृत करो। टॉपिक जानदार टॉपिक है, आप सबके जीवन से संबंधित है। और एटीट्यूड का क्या गेम है आप देखो, कई लोगों के घर में कोलाहल मचा रहता है, सास बहू का झगड़ा, एटीट्यूड का ही तो प्रॉब्लम है। सास बहू को नीचा दिखाने पे तुली हुई है, बहू सास को, रहते साथ साथ है, घर को कोहराम मचाए हुए घर में, जब जिसको मौका मिलता है दूसरे को डाउन किए हुए। या तो दूरी हट जाओ या अपना एटीट्यूड चेंज कर लो, तो घर ठीक रहेगा। नहीं तो वो घर पता चलता है स्वर्ग नहीं हो जाएगा, घर ही में हो जाएगा जहन्नुम, घर ही की दशा बिगड़ जाएगी, स्वर्ग नहीं रहेगा, नरक टाइप में हो जाएगा। कई लोगों ने उस टाइप की स्थिति पैदा कर ली, एटीट्यूड ही उनका ऐसा बन गया है। आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाना, कठिनाई पैदा करना, और सबको कभी कभी अवसर मिल जाता है एक दूसरे को नीचा दिखाने का। ये सब एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, ध्यान रखना। कैसी आपकी सोच है, कैसा आपका रवैया है, कैसी मानसिकता है, क्या आपका पसंद है, फिर उसके अनुरूप कार्य करोगे। इन चीजों को लेके चलो, ध्यान देना। आप कई लोगों का एटीट्यूड इतना निगेटिव है, आप चाहे उनके बारे में जितना अच्छा कर लो, उसका एटीट्यूड ही बन गया है, भीतर से उसको मत है कि इसका खराब ही करना है। आप उनकी बहुत सेवा करो, मदद करो, आपका हमेशा वो अहित ही करेगा। इस टाइप के निगेटिव एटीट्यूड वाले लोग भरे हुए हैं समाज में। वो चाहते हैं कि दूसरा का बच्चा बिगड़ के बर्बाद हो जाए, उनका बच्चा आबाद हो जाए। इस टाइप के एटीट्यूड वाले लोग, ऐसी सोच वाले, ऐसी मानसिकता वाले, ऐसी रवैया वाले लोग हैं, वो पसंद करते हैं कि सामने वाले का बेटा बर्बाद हो जाए। सतर्क रहना पड़ता है ऐसे निगेटिव एटीट्यूड वाले लोगों से। अगर तैयारी के क्रम में कोई निगेटिव एटीट्यूड वाला हो ना, तो उसको थोड़ा दूरी मेंटेन करो, क्योंकि जब मिलोगे ना, आपके पढ़ाई का जो मोमेंटम है वो टूट जाएगा। आपके टच में कुछ लोग ऐसे होंगे, जब उनसे मिलोगे पढ़ने का मन करता है कि नहीं आज खूब पढ़ेंगे। अब कुछ लोग ऐसे होंगे, जब मिल लोगे ना तब मन करेगा कि अब पढ़ाई बंद करके कोई और दूसरा काम करते हैं, या पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा। इसका मतलब वो सारे निगेटिव एटीट्यूड वाले हैं। थोड़ी दूरी मेंटेन करो, ये ध्यान रखना। बहुत अच्छा, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट टॉपिक है, बहुत सारा काम हुआ है, और सोशल साइकोलॉजी में इस पे बड़ा वर्क है एटीट्यूड पे। एटीट्यूड का ठीक होना अत्यंत आवश्यक है, पॉजिटिव होना। लोग, कई लोगों को देखोगे छोटी छोटी गलतियों पर भी मुस्कुरा देते हैं, उनका एटीट्यूड धीरे धीरे एक अलग टाइप का डेवलप हो गया है। कई लोग 20 टाइप की कठिनाइयां झेल रहे हैं और उसके बावजूद भी सफल हो जाते हैं। घर से पैसा भी नहीं आता, उनके पास बाइक भी नहीं है, वो छोटे से कमरे में पड़े रहते हैं, खाना भी अपने से बनाना पड़ता है, पर्याप्त पैसा भी नहीं है, 2-3 ही कपड़े से पूरा जीवन चल रहा है, जूता भी एक किसी तरीके से रखे हुए हैं, मगर उसमें भी बनी हुई है एटीट्यूड की नहीं निकाल लेना है, क्रैक कर लेना है, ऐसा भाव बना हुआ है। और कई लोगों की सारी सुविधा है, एटीट्यूड उनका नेगेटिव है, नीचे पीछे पड़े हुए हैं।
सारी सुविधा मिल गई है, तो नया टाइप का प्रॉब्लम शुरू होता है उनको। इट शुड बी क्लियर नाउ। सारे लोग बोलो, इज इट क्लियर? अपना एटीट्यूड धीरे धीरे सकारात्मक कर लो। सिविल सेवा की तैयारी क्रम में कई बार कठिनाइयां आएंगी, ये तो पाठ है जीवन के, कोई बच नहीं सकता है। बट कठिनाइयों को कैसे आप टैकल करते हो, कैसे आप उस पर नियंत्रण करते हो, कैसे उससे निपटते हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना आगे बढ़ोगे। नहीं तो कई लोगों की कोई कठिनाई नहीं, एक छोटी सी कठिनाई आते पूरा व्यक्तित्व उलझ जाता है। एक बार किसी महीने में राइट टाइम पे पैसा नहीं आया ना, बुरी तरीके से परेशान हो जाएगा। तो एटीट्यूड उसका इस टाइप से डेवलप हो गया है, ध्यान रखना। तो अपनी चीजों को ठीक से लेके चलना होता है। तो ये पार्ट था, 3 घटक जो थे, तीनों घटकों को हमने अभी देख लिया। ये 3 घटक थे और तीनों घटकों की ये स्थिति थी, और एक एग्जाम्पल से हम लोगों ने देख लिया। अब देखो 2 पार्ट है अभी आगे में। एक तो हम एटीट्यूड का कार्य देख रहे हैं, फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, और दूसरा देख रहे हैं एटीट्यूड का निर्माण और विकास कैसे होता है। तो नोट करोगे, एटीट्यूड फॉर्मेशन, एटीट्यूड फॉर्मेशन या एटीट्यूड का निर्माण और विकास कैसे होता है, किसकी भूमिका होती है। एटीट्यूड का निर्माण, अभिवृत्ति का निर्माण और विकास, अभिवृत्ति का निर्माण और विकास। नोट करोगे, कुछ चीजों को नोट करते रहना। देखो, अभिवृत्ति के निर्माण और विकास में वातावरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपका जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, अनुभव और जो वातावरण है, उसका व्यापक प्रभाव अभिवृत्ति के निर्माण और विकास पे पड़ता है। तो नोट करोगे, एक्सपीरियंस एंड एटमॉस्फियर, 2 चीजों का बड़ा प्रभाव पड़ता है अभिवृत्ति के निर्माण और विकास में। ध्यान रखना, अभिवृत्ति के निर्माण और विकास में। अब कौन कौन सी चीजें हैं, उन चीजों को एक एक करके देख रहे हैं, जिसके कारण एटीट्यूड हमारा बनता है। पहले नोट कर लोगे, अंग्रेजी वाले कुछ चीजों को नोट कर लो पहले। एक्सपीरियंस, नोट कर लोगे एक्सपीरियंस। दूसरा सोशल फैक्टर्स। तीसरा लर्निंग। चौथा ऑब्जर्वेशंस ऑफ सराउंडिंग्स। फ्रीक्वेंट एक्सपोजर्स। operant conditioning. These are the points, मतलब taking help of such kind of things possible to, these are important factor of formation of attitude. उन चीजों को क्रमिक रूप से अलग अलग करके देख लेते हैं हम, ठीक है। पहले लिखो, निर्माण और विकास में पहली भूमिका किसकी है? वातावरण का, अनुभव का। तो वही साहचर्य का मतलब आप जिसके साथ रहते हो, साहचर्य। तो देखो, एटीट्यूड के निर्माण और विकास में साहचर्य की प्रबल भूमिका है। घर में माता पिता, परिवार के सदस्य, उनके अकॉर्डिंगली आपका एटीट्यूड डेवलप होने लगता है। अगर माता पिता रिलीजियस टाइप के होंगे, आपका एटीट्यूड भी थोड़ा बहुत रिलीजियस हो सकता है। माता पिता रिलीजियस है और आपके दोस्तों का एटीट्यूड भौतिकतावादी है, तो हो सकता है दोस्तों से आप प्रभावित हो जाओ, अब माता पिता वाला प्रभाव ना पड़े आपके ऊपर, संगति आपकी अलग टाइप के लोगों के साथ हो जाए, तो आपका एटीट्यूड वैसा डेवलप हो जाएगा। स्कूल में किसी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता हो, तो उसका साहचर्य के अकॉर्डिंगली आपका एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। उनके पढ़ाने के ढंग को आप बड़ा लाइक करने लगोगे, वो जो पढ़ाएंगे आप याद कर लोगे। ऐसी चीजें हो सकती हैं। आप कोई पुस्तक अच्छी पढ़ते हो, उसके अनुसार भी आपका एटीट्यूड डेवलप होता है। कोई पुस्तक आपके ऊपर बड़ा प्रभाव डाल सकती है। तो साहचर्य का मतलब आप किसके साथ में हो, उसका प्रभाव एटीट्यूड के निर्माण और विकास पर पड़ता है। तो नोट कर लोगे, साहचर्य के द्वारा, साहचर्य में क्या क्या लिख लोगे, ये ध्यान लिखना। साहचर्य में लिख लो, माता पिता, परिवार के अन्य सदस्य, समाज,
सहपाठी, सहपाठी मतलब पीएस ग्रुप, स्कूल का वातावरण, टीचर्स की भूमिका, शिक्षक की भूमिका, शिक्षक एवं किताब, शिक्षक एवं किताब, इनका साथ आपके रहता है, इनका बड़ा प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। आवृत्ति के निर्माण में और विकास में मदर, फादर, पेरेंट्स, मेंबर्स ऑफ फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स, डिफरेंट बुक्स, मतलब दे प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड मस्ट बी अवे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। आसान चीजें, बहुत टफ नहीं है। यहां पे सबसे बड़ी जरूरत है कितना व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुतिकरण कर रहे हो, सारे कितने अवयवों को ला रहे हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें अपने जीवन से संबंधित हैं। इन सब का प्रभाव पड़ता है हमारे एटीट्यूड के फॉर्मेशन पे, एटीट्यूड के विकास पे। दूसरा, दंड और पुरस्कार, पनिशमेंट एंड रिवार्ड, इसके माध्यम से भी एटीट्यूड, आपकी सोच बदली जा सकती है, आपका नजरिया बदला जा सकता है दंड और पुरस्कार के माध्यम से। जैसे मान लो हर एक 26 जनवरी को दिल्ली में राष्ट्रपति महोदया के द्वारा अभी जो है, या पिछले वर्षों में जो लोग रहे होंगे, जो बच्चे बहादुरी का काम करते हैं जीवन में, उनको पूरे देश से बुलाकर उनको अवार्ड दिया जाता है, वीरता पुरस्कार दिया जाता है। अब मान लो उनको पुरस्कार मिल गया, किसी बच्चे ने किसी गरीब आदमी की जान बचाई, और उसके बाद उसको दिल्ली में पुरस्कार मिल जाए, उसके बाद क्या होगा? उसका एटीट्यूड बदल गया, उसकी सोच बदल गई, उसके अंदर विश्वास हो गया कि मुझे जीवन में भी यह काम करना, पसंद करेगा लोगों की जान बचाना, क्योंकि उसको पुरस्कार मिला है, उसका एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। कभी उसने जंगल में आग लगने से पहले ही बचा दिया, इन्फॉर्म कर दिया कि ये आग जंगल में लग सकती है, तो पर्यावरण के प्रति उसका प्रेम बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको पुरस्कार मिला हुआ है एक बार। तो हम कई बार पुरस्कार देकर सकारात्मक आवृत्ति को विकसित करते हैं, और दंड का भी प्रावधान करते हैं, दंड भी देते हैं। किसी को पसंद आ रहा हो कि यहीं पे फूंक लेते हैं, या यहीं पे पान खाने के बाद यहीं पे उगल देते हैं, और हमने दंड की व्यवस्था कर दी, सीसीटीवी लगा दिया, तो उसके भीतर इच्छा तो हो रही है कि यहीं पे फूंक लें हम, मगर दंड के चलते अपनी इच्छा बदल देता है, उसके एटीट्यूड चेंज होने लगता है। अगर देखता है चारों तरफ सीसीटीवी लगा हुआ है, तो इच्छा तो हो रही है, पसंद कर रहा है, उसके अंदर ये आ रहा है कि अभी फूंक ही लेते हैं हम, मगर उसको ये भी पता है दंड पड़ जाएगा। कई लोगों की इच्छा प्रबल होती है कि घर की गंदगी को हम उठा के नदियों में डाल दें। ये एक परंपरागत तौर पे कई वर्षों से, प्राचीन काल में नहीं था, ये बाद में हुआ है कि घर की गंदगी को लोग नदियों में डालते हैं, गंगा में डालेंगे, पूजा भी करेंगे, घर की गंदगी को डालेंगे भी, जमुना की पूजा भी करेंगे, उसी में गंदगी डालेंगे। अब हमने दंड की व्यवस्था कर दी, डालोगे दंडित हो जाओगे, पकड़े गए तो दंडित हो गए, न पकड़े गए तो बात अलग है। तो दंड की व्यवस्था की, थोड़ी जागरूकता भी फैलाई कि क्यों इस टाइप से गंदगी पैदा कर रहे हो। इससे एक साइड में पूजा करके पुण्य अर्जित करने की बात करते हो, दूसरी साइड में गंदगी डाल रहे हो उसी में ही, अविवेकी काम। उसको कहीं और डिस्पोज करो, बजाय कि उस गंदगी को उठा के गंगा में और जमुना में डाल दो। शीशा टूटा कुछ भी हो, उसको उठा के डाल दो उसी में, सबसे आसान काम लगता है। जागरूकता नहीं है लोगों की, नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हो गया है कि ऐसा करेंगे तो मुझे पुण्य लाभ मिल जाएगा, कहीं और डालेंगे तो पाप हो जाएगा। तो ये इस टाइप का एटीट्यूड डेवलप हो गया लोगों का। तो दंड और पुरस्कार भी आवृत्ति के निर्माण में और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रिवार्ड एंड पनिशमेंट प्ले पिवोटल रोल इन फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। तो दंड और पुरस्कार लिख लो। पहला हमने साहचर्य लिखा कि भाई जिसके साथ रहते हैं उनका इंपैक्ट पड़ता है, हमारा एटीट्यूड, हमारी सोच, हमारी पसंद, सब कुछ फोन बदलने लगती है, उसके अनुसार हमारा एटीट्यूड बनता है। दूसरा दंड और पुरस्कार,
दंड पुरस्कार के माध्यम से भी हम अपने एटीट्यूड को डेवलप करते हैं, हम अपने एटीट्यूड को बदलते हैं। ठीक है, 26 जनवरी वाला एग्जाम्पल दे दोगे? ठीक है, कई बार हम दूसरे को ऑब्जर्वेशन प्रतिरूपण के माध्यम से, कई बार हम अपनी पसंद को दूसरों को देख के बदलते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर्स, ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो सकता। आप कई पार्क में बैठे हो, कोई आदमी बड़े अच्छे से कुछ कार्य कर रहा है, आपको देख के आप उसकी नकल शुरू कर देते हो, पसंद करते हो कि नहीं मुझे भी इसी टाइप से एक्टिविटी करनी है, तो हम उसके माध्यम से भी अपना एटीट्यूड डेवलप करते हैं। हमारे एटीट्यूड के डेवलपमेंट में, विकास में जो बड़े बड़े बिग शॉट्स हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई बार हम रील देखते हैं, कई लोगों का रील बहुत सारा आता है अभी सोशल मीडिया पे, रील भरमार है। आप खोजोगे, यूट्यूब खोलोगे ना तो वहां रील दिखाई देगा, वो छोटा छोटा रील, और रील देखकर हम एटीट्यूड अपना डेवलप कर लेते हैं। हम सामने वाले को पसंद करने लगते हैं, विश्वास बनाते हैं कि बड़ा अच्छा आदमी है वो। 5, 10, 2 मिनट 3 मिनट का रील देख देख के वो बैठा हुआ है आदमी इसीलिए कि आप हमारे बारे में एटीट्यूड अपना अच्छा सा बनाओ। 300-400 लोगों के साथ बैठा हुआ है। आज किसी के बारे में भी ना आदमी का एटीट्यूड बदला जा सकता है, निगेटिव किया जा सकता है, पॉजिटिव किया जा सकता है, परसेप्शन चेंज किया जा सकता है। इतना सोशल मीडिया पावरफुल हो गया है। जिनमें ताकत नहीं है, सोशल मीडिया ने उनको हीरो बना दिया, उसके बारे में परसेप्शन चेंज हो गया। इतना रील दिखा दिया सामने वाले को, ठीक है ना। कितने लोग बैठे हुए हैं, एक एक आदमी के दिल्ली में 100-100, 200-200 लोग बैठे हुए केवल रील बनाने के लिए। और रील बना बना के दिखाते हैं, और घर पे बैठ के आप देखो, वो देख के आईएएस नहीं बन सकते हो, बट उस आदमी के बारे में परसेप्शन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। पसंद करने लगोगे कि अरे क्या जानदार शख्स है, इन्हीं का आशीर्वाद चाहिए तभी आईएएस बनेंगे। तो ये भ्रम मायाजाल जो है ना, वो कठिनाई पैदा करता है। आदमी बाहर से स्वतंत्र है, मानसिक रूप से गुलाम होता जा रहा है। और मानसिक गुलामी बहुतों को हो गई है, मास लेवल पे हो रही है। और जो ऊपर बैठा हुआ ये दिमाग में है कि कई लोगों को गुलाम बनाना है। शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से गुलाम बनाना है। बड़े आला स्तर का गेम है, लोग उससे प्रभावित रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो आपको अपने विवेक से उन चीजों को देखना चाहिए, प्रतिरूपण के माध्यम से। तो ये सारे उपाय हैं जिनके माध्यम से हम अभिवृत्ति का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो स्वच्छता अभियान में ब्रांड एम्बेसडर कोई आता है, तो आपका स्वच्छता के प्रति पसंद बढ़ जाता है। आप देखते हो कि ये फलाने जी उठ के, अगर बिल गेट्स योगा करते हुए दिख जाएं और आप थोड़ा योगा को नापसंद करते हो, बस चाहते हो कि जीवन में बहुत धनी हो जाएं, कि पसंद करते हो कि धनी बहुत धन कमाना है, और पता लगा बिल गेट्स को देख रहे हो सुबह सुबह योगा कर रहे हैं, तो लगे यार धनी बनने के लिए योगा करना जरूरी है। आपकी तुरंत जानकारी का स्रोत, जानकारी बदल गई, आपका विश्वास बदल गया। आपने कि हमें भी बिल गेट्स बनना है, और वो जब कर रहे हैं, करते हैं कि नहीं करते मुझे नहीं पता, बट मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि आदमी का एटीट्यूड तुरंत चेंज होता है। आसान नहीं होता चेंज करना, मगर ऐसी स्थितियों में चेंज हो जाता है। तो प्रतिरूपण के माध्यम से, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, पॉसिबल टू डेवलप पर्टिकुलर काइंड ऑफ एटीट्यूड। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखोगे, एक अक्षय कुमार ने भारत का वीर ऐप लाया था। तो कई लोगों के अंदर ये नहीं है ज्यादा कि हम जो शहीद होते हैं सरहदों पे, उनको कुछ मदद करें। उन्होंने एक नया ऐप लाया और थोड़ा आह्वान किया कि आप अपने आय का या फिर किसी तरीके से छोटा सा भी अंश इस ऐप में डालें, और इस ऐप से मदद मिलेगी जो वीर जवान सीमा पर लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। तो बहुत लोगों की सोच बदली, उनको ये ज्ञान मिला, पसंद करने लगे कि नहीं अच्छा काम हो रहा है। फिर उन लोगों ने उसके अकॉर्डिंगली एक्ट भी किया। कई लोगों ने एक्ट किया, थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें डाल दिया, बहुत लोगों ने डाला कि भारत का वीर है। तो ये सब करके हम एटीट्यूड को चेंज करने का प्रयास करते हैं। ये जो भारत स्वच्छ भारत अभियान है, अगर एटीट्यूड नहीं डेवलप होगा अभिवृत्ति लोगों का, अभिवृत्ति का मतलब आपका विश्वास, आपका मत, आपका पसंद
और पसंद नापसंद, और तभी व्यवहार होगा। अगर स्वच्छता के प्रति आपको विश्वास हो जाए कि बहुत जरूरी है, मत बन जाए बहुत जरूरी है, पसंद करने लगो, तो आप एक्ट करोगे। इंदौर के लोगों में स्वच्छता के प्रति बड़ा सकारात्मक एटीट्यूड है, ऐसे लाइन लिख सकते हो। हर एक साल पूरे भारतवर्ष में सबसे स्वच्छ शहर के रूप में उसको गिना जाता है। अभी ये स्थिति है। इसका मतलब वहां के लोगों का, वहां का जो इंदौर का जो कॉरपोरेशन होगा, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी इंदौर को स्वच्छ रखने की, नगर निगम जो वहां का होगा, वो उनका एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव है। कहीं गंदगी नहीं फेंकते होंगे, जागरूक है, पसंद करते हैं कि हमारा शहर टॉप करना चाहिए। उनको विश्वास है कि ऐसा करने से ज्यादा ताजगी बनी रहेगी। उसके अनुकूल व्यवहार भी करते हैं, और कोई प्रतिकूल व्यवहार करता हुआ दिख जाए तो उसके एंटी में काम भी करेंगे, उसको दंडित कराने का प्रयास करेंगे। बोलो, ये सब एटीट्यूड की बात है। एटीट्यूड का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखो। और पढ़ाई में जो आसपास निगेटिव वाला, उसको थोड़ा किनारे करो, नहीं तो वो कठिनाई पैदा करेगा। निगेटिविटी पैदा हो गई तो फिर तो सब कुछ होते हुए भी प्रॉब्लम में आ जाओगे, सब कुछ होते हुए भी प्रॉब्लम आएगा। ये ध्यान रखना आप सारे लोग। इन चीजों के माध्यम से हम एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। इसमें आप और चीजों को दिखा सकते हो। इसमें मीडिया का रोल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल है, ये सारी चीजें। अब एआई भी हो जाएगा, फिर अभी चैट जीपीटी भी, ये लोग भी हमारे एटीट्यूड को चेंज करेंगे। वो जो अलग अलग जो चीजें आ रही हैं, चैट जीपीटी, और उसके बाद जो और बनेगी ऐसी कुछ चीजें एआई आधारित, ये भी हमारे एटीट्यूड को चेंज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ध्यान रखना। ये हो गया एटीट्यूड का ये पार्ट कि एटीट्यूड का निर्माण और विकास कैसे होता है। तो 7-8 पॉइंट में आप उसको कंप्लीट करोगे। साहचर्य के द्वारा, दंड और पुरस्कार के द्वारा, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा, ठीक है। ये सारी चीजें मिलके हमारे एटीट्यूड को फॉर्म करती है। ध्यान देना। आप कोई बच्चा देखो घर में अच्छा काम करे उसको पुरस्कार दे दो, बुरा काम करो दंडित करो, फिर अच्छा काम करने की आदत पड़ जाती है, कंडीशनिंग उसकी हो जाती है। तो ये सब मिलके एटीट्यूड के फॉर्मेशन में मददगार हैं। प्रिंटेड नोट्स में सारी चीजें डिटेल से लिखी हुई हैं। आप उस पॉइंट को क्लास में समझ लो अच्छे से, और थोड़ा थोड़ा कुछ खींचते रहो, पॉइंट कुछ बनाते रहो कि कौन कौन से शब्दों को बोला जा रहा है। उसका विस्तार बैठ के कहां से, प्रिंटेड नोट्स का तालमेल पर्याप्त। सितंबर अक्टूबर में एग्जाम है मेंस का, उस समय निकाल के देखना कितनी चीजें फायदेमंद हैं, यूजफुल कितनी हैं। देखो, अपने सिलेबस में पढ़ना है फंक्शन शब्द पढ़ना है। फंक्शन नोट करोगे। अवृत्ति के प्रकार्य, ये देखो आप, कार्य या प्रकार्य, वृत्ति, अभिवृत्ति के वृत्ति, क्या अनुवाद कर रखा है, यूपीएससी में अनुवाद है। ये यूपीएससी का अनुवाद है, आप सबको पता होना चाहिए। यूपीएससी ने अनुवाद किया है फंक्शन का वृत्ति, अनुवाद है। ध्यान देना, अंग्रेजी में लिखा हुआ है फंक्शन। फंक्शन का मतलब कार्य, फंक्शन का मतलब होता है प्रकार्य। क्या क्या फंक्शन है, मतलब अवृत्ति कौन कौन सा काम करती है। और हिंदी अनुवाद है ये आईएएस में संघ लोक सेवा के द्वारा अनुवाद किया हुआ गया है। कौन सा अनुवाद किया हुआ है, वृत्ति अनुवाद किया है, ये ध्यान रखना। इन लोगों ने यहां पर लिखा हुआ एटीट्यूड, यूपीएससी ने अनुवाद कर रखा है अभिरुचि। अनुवादक है, पता नहीं कहां से ठेके पे अनुवादक बुला रखा है यूपीएससी ने, या पैरवी लगा के यूपीएससी के पास चले गए हैं सब। क्योंकि बना हुआ है सिलेबस तो वास्तव में अंग्रेजी में, और यह अनुवाद टीचर के द्वारा नहीं है। अगर टीचर अगर कोई करता ना, जिसको हिंदी इंग्लिश दोनों पता है, अभिरुचि तो कभी नहीं करेगा एटीट्यूड का अनुवाद।
यूपीएससी बनवा लेती है पहले अंग्रेजी में सिलेबस को, बाद में ठेके पे बुला लेती है अनुवादकों को। अनुवादक ज्यादातर है गूगल से ट्रांसलेट मार देते हैं, वो सेटलमेंट करके पहुंच गए होंगे, ये संभव है, तभी तो ऐसी दशा होती है। सीसेट में भी वही दशा है, अनुवाद की धज्जी उड़ा के रख देते हैं सब। अंग्रेजी में अलग है, हिंदी में कई बार ऐसी शिकायतें की गई हैं कि कम से कम अनुवादक तो ठीक से खोज लो, हिंदी अनुवादक कहां से आ गया है, वो कैसे पहुंच गया वहां तक। और यूपीएससी को उनके ऊपर पूर्ण विश्वास हो जाता है। उपाय करना चाहिए था यूपीएससी को, अच्छे अनुवादक, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भावानुवाद अच्छे से कर सकते हैं, भावानुवाद होना चाहिए। ये अनुवाद करता है, गूगल पे फिट करता है, 2 मिनट में हो जाता है। कई जगहों पे अनुवाद की गड़बड़ी है, ये देखो सहानुभूति अनुवाद कर रखा है इन लोगों ने, अंग्रेजी में लिखा हुआ इम्पैथी, अंग्रेजी में लिखा हुआ इम्पैथी, ये देखो इम्पैथी अनुवाद कर रखा है सहानुभूति, सहानुभूति की अंग्रेजी होती है सिंपैथी। अनुवाद है यूपीएससी के द्वारा अनुवाद है। तो हमने इसीलिए सिलेबस जो दिया है, एक साइड में अंग्रेजी में लिखा हुआ है, एक साइड में हिंदी में लिखा हुआ है। तो आपको अंग्रेजी का सिलेबस भले ही आप विशुद्ध हिंदी मीडियम का हो, मगर अंग्रेजी भी थोड़ी थोड़ी ठीक कर लेनी है। नहीं करोगे तो कितनी जगह ठोकर खाओगे पता भी नहीं चलेगा। अंग्रेजी भी थोड़ा ठीक हो जाना चाहिए, पास भी होना होता है मेंस में, तो ये जरूरी है अंग्रेजी अबव एवरेज हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अंग्रेजी में फ्लुएंट आप बोलना शुरू कर दो, ये कोई जरूरी नहीं है। लिखने की थोड़ी बहुत आदत हो, ताकत हो, और थोड़ा समझ लेने की ताकत हो, तो फिर बेहतर होगा। आप देखोगे इंटरव्यू में उन्हीं लोगों को, हिंदी मीडियम के लोगों को ज्यादा अच्छा नंबर मिला है जिनकी अंग्रेजी भी थोड़ी एबव एवरेज है, बिलो एवरेज नहीं है। थोड़ा बहुत समझ लेते हैं अच्छे से, 1-2 लाइन बोल सकते हैं, पूरा लाइन नहीं, 1-2 लाइन बोलने की काबिलियत रखते हैं, तो उनको इंटरव्यू में उन्हीं लोगों को ज्यादा भी नंबर मिला है। आप जरा करीब से देखने का प्रयास करना, थोड़ा वेरीफाई करने का प्रयास करना। मैंने तो जो बताना था, जो मेरी जानकारी है वो मैं हिंट दे रहा हूं। ज्यादातर लोग वही है जिनको ज्यादा नंबर मिला है, जिनकी अंग्रेजी भी थोड़ी ठीक ठीक थी, उनको नंबर ठीक आ गया है। तो आप अंग्रेजी में भी ध्यान रखना, लिखो अंग्रेजी में फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, और एक साइड में, दूसरे साइड में आवृत्ति के कार्य। हिंदी में दिया हुआ है वृत्ति, कभी पूछ ले अभिवृत्ति की वृत्ति बताइए, तो हिंदी मीडियम के प्रकांड विद्वान होंगे, उनको भी दिक्कत हो जाएगी। प्रकांड होंगे तब पर भी वृत्ति क्या है। प्रकार बोलने पे आसान है, फंक्शन बोलना बहुत आसान है, तो आपको वही ध्यान रखना है, फंक्शन याद रखो। अभिवृत्ति के प्रकार्य, फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। काट्स ने 4 प्रकार के फंक्शन बताए हैं, नोट करो। 4 काइंड्स ऑफ फंक्शंस। आवृत्ति 4 टाइप का काम करती है। कौन कौन सा काम करती है? सारे लोग बोलो, आवृत्ति कितने टाइप का काम करती है? बोलो, आवृत्ति के कितने काम हैं? तो मैं पहले चारों को अंग्रेजी में लिख लो आप सारे लोग, जो इंग्लिश वाले हैं वो लिख लो। यूटिलिटेरियन फंक्शन, सेकेंड वन इज नॉलेज फंक्शन, थर्ड वन इज वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन, and fourth one is ego defensive function. Ego defensive. First one is utilitarian function. Utilitarian function. Second one is knowledge function. Third one is value expressive function. Expressive. And fourth one is ego defensive function. Ego defensive. हिंदी में लिख लो। 4 functions। काट से हैं साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने ये बताया है। यूटिलिटेरियन फंक्शन, नॉलेज फंक्शन, वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन, दीज आर 4 functions ऑफ एटीट्यूड। सिलेबस में लिखा हुआ है फंक्शन। फंक्शन पढ़ रहे हैं हम लोगों ने। अभिवृत्ति क्या है देख लिया,
अभिवृत्ति की विशेषताएं क्या है देख लिया, अभिवृत्ति का निर्माण और विकास कैसे होता है, किसकी मदद होती है, वातावरण का, माता पिता का, टीचर्स का, किताबों का, सहपाठियों का, ये सोशल मीडिया का, बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडरों का, इन सब का प्रभाव रहता है हमारे एटीट्यूड के निर्माण और विकास में। अब हम लोग देख रहे हैं क्या काम करती है एटीट्यूड, व्हाट्स आर द फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। सो देयर आर 4 फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। हाउ मेनी फंक्शंस? 4 फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। फंक्शंस को लिखते जाओगे, यहां हिंदी में लिख लेना, उपयोगितावादी। उपयोगितावादी नोट करोगे, उपयोगितावादी प्रकार्य, एडेप्टेशन फंक्शन और यूटिलिटियन फंक्शन। उपयोगितावादी प्रकार्य। दूसरा ज्ञान प्रकार्य, नोट कर लोगे, ज्ञान प्रकार्य। 4 काइंड्स ऑफ फंक्शंस। तीसरा है मूल्य अभिव्यक्ति प्रकार्य। थर्ड वन, ये 4 प्रकार के काम है, कैसे हैं अभी विस्तार देंगे। मूल्य अभिव्यक्ति प्रकार्य। अब लास्ट वन इज अहम, ये ईगो डिफेंसिव। अहम रक्षार्थ। अहम रक्षार्थ, अहम मतलब मैं, रक्षार्थ प्रकार्य। अहम रक्षार्थ प्रकार्य। एक बार बोल लो, अभिवृत्ति के कितने प्रकार है, सारे लोग बोल लो। 4 काइंड्स ऑफ फंक्शंस, 4 फंक्शंस, यूटिलिटियन फंक्शंस और ये 4 फंक्शंस है, ध्यान देना। हो गया क्लियर? क्लियर है? 4 फंक्शन है। सीधा सवाल आया है, भी देखते हैं। अब जैसे मान लो, जैसे अभी हम लोगों ने देखा, थोड़ा ध्यान देना, कितना आराम से कर सकते हैं। आइए, ये सवाल है, डिस्कस द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स सोशल प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। सामाजिक समस्या के प्रति व्यक्ति के मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, अभी हमने प्रभावित करने वाले कारक 6-7 देखे थे। जैसे परिवार होता है, स्कूल होगा, समाज होगा, दंड और कानून होगा, बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर होंगे, सोशल मीडिया होगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगी। देखो पूछा, ये पिछले वर्ष का यूपीपीसीएस का एग्जाम है, जिसमें सवाल पूछा, सामाजिक समस्या के प्रति व्यक्ति की मनोवृत्ति मतलब उसका जो ज्ञान है, जो मत है, विश्वास है, जो उसका पसंद नापसंद है, जो पक्ष या विपक्ष में कार्य करने की स्थिति है, कुल मिला के मनोवृत्ति को दर्शाएगा। क्योंकि मनोवृत्ति के 3 कंपोनेंट है, तीनों को दर्शा दो। आपके कोई सामाजिक समस्या, उसके प्रति आपका क्या मत है, क्या आपको जानकारी है, आप उस सामाजिक समस्या के प्रति आप पसंदगी का भाव है कि नापसंद करते हो सामाजिक समस्या को। कई लोग समस्या है परंतु उसके बारे में तटस्थ टाइप में है, लगभग हो या ना हो कोई अंतर उनके ऊपर नहीं पड़ता। और व्यवहार के स्तर पे तो सबसे पहले इसमें सामाजिक समस्या पे 2 लाइन लिख दो और 1-2 समस्या दिखा दो। जैसे आज भी समाज में बाल श्रम की समस्या है, ये सामाजिक समस्या है। बाल श्रम, बाल विवाह की समस्या है, गरीबी तो है ही, यौन उत्पीड़न की समस्या है, ये सामाजिक समस्या है। बोलो, अवैध शराब बिक्री, ये भी एक समस्या है, सामाजिक विघटन की समस्या है।
तो थोड़ा सा 2 लाइन में सामाजिक समस्या बता दो, क्योंकि टेक्निकल टर्म है जिसे समाज को प्रॉब्लम होता है, और उसके प्रति व्यक्ति की मनोवृत्ति, व्यक्ति के मनोवृत्ति का मतलब उसका मत, विश्वास, पसंद नापसंद, पक्ष या विपक्ष में व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक। तो मान लो कोई बाल श्रम हो गया, मान लो हमने एक एग्जाम्पल दे दिया, पूछा यहां पे उदाहरण की सहायता से विवेचन। बाल श्रम, कई लोग बाल श्रम को पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं? कई लोग बाल श्रमिक को देखते उनके प्रति संवेदना जागृत हो जाती है, उनका विश्वास है कि ये ठीक नहीं है, कई लोगों का विश्वास है कि अच्छा है, कम पैसे में बच्चा काम कर लेगा। लोग 10 साल के 12 साल के बच्चे को रख लेंगे दुकान पे नौकरी के लिए। बाल श्रम है बेसिकली वो। तो कई जगहों पे ऐसी स्थिति है, कोई कंप्लेन कर दे तो फंसने की नौबत आ जाएगी। तो उनके प्रति उनकी सोच बनी, वो पसंद करते हैं, उसको बुला के रखेंगे बाल श्रम को। कालीन उद्योग में बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, पटाखा उद्योग में काम कर रहे हैं, तो उनका एटीट्यूड बना हुआ है ना उसके फेवर में। अब इसको कैसे प्रभावित करने वाले कारक? तो परिवार से, समाज से दंड और पुरस्कार एक महत्वपूर्ण भूमिका आएगा। हम बदल लेंगे एटीट्यूड को, हम जागरूकता पैदा करके बदल सकते हैं, दंड और पुरस्कार के माध्यम से बदल सकते हैं। हम वैसे लोगों को पुरस्कार की भी घोषणा कर सकते हैं जो ये बताएं कि कहां कहां पे बाल श्रम का इस्तेमाल हो रहा है, बाल श्रम का प्रयोग हो रहा है, तो वहां कठिनाई पैदा हो जाएगी। और जब 2-4 बार ऐसे लोग दंडित होंगे तो उनका जिंदगी में अप्रोच चेंज हो जाएगा कि नहीं, इसको बाल श्रम नहीं कराना है, इन बच्चों के भविष्य को बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। बोलो, तो ये तमाम चीजें हैं ये। और उसमें जो हमने बताया कि हम सोशल मीडिया का प्रयोग कर सकते हैं, दंड और पुरस्कार की व्यवस्था कर सकते हैं, समाज और परिवार के माध्यम से हम जागृत कर सकते हैं। बोलो, हम इन चीजों को उपाय करते हुए हम अप्रोच को, समस्या का निदान भी कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें रही हैं, बहुत सारे अंधविश्वास है समाज में, वो भी सामाजिक समस्या का पार्ट है, हम जागृति पैदा करके दूर कर सकते हैं। डायन प्रथा आज भी कई जगहों समाजों में है, डायन प्रथा, उसको मार दिया जाता है गांव में, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं मगर है। तो हम कल देखो, अगर पढ़े हो, कहने का मतलब यह है, तो आप उसको लिख सकते हो, असंभव काम नहीं है। अभी अभिवृत्ति की दूसरी क्लास है, लगभग 3 घंटा पढ़े हो आप, और सवाल का एटलीस्ट डिमांड समझ, हो सकता है अभी लिखने की स्थिति नहीं बन पा रही हो, मगर डिमांड समझ में आ रहा, ये लिख देंगे, ये लिख देंगे, ये लिख देंगे। और जब आप मटेरियल भी पढ़ोगे, कुछ और समय दोगे, तो लिखने की स्थिति पैदा हो सकती है। ये असंभव काम नहीं है। अब देखो यहां पे ठीक ऊपर में था लिंग संबंधी, डिस्कस द रूट कॉज ऑफ जेंडर रिलेटेड नेगेटिव एटीट्यूड। जेंडर रिलेटेड, लिंग संबंधी नकारात्मक अभिवृत्ति। नकारात्मक अभिवृत्ति लोगों में जो फीमेल जेंडर है उसको लेकर आज भी नकारात्मक अभिवृत्ति है कि भाई अगर कन्या पैदा हुई तो बाद में दहेज देना पड़ेगा, कन्या पैदा हुई तो बाद में उसकी रक्षा में बहुत कदम उठाने पड़ेंगे, उसके साथ कभी भी समाज में कुछ और घटना हो सकती है। तो महिलाओं के प्रति, महिलाओं, और ये बोझ भी है एक तरीके से, कई लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है नकारात्मक अभिवृत्ति। उनको लगता है पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बाद में दूसरे के घर में हम भेजना पड़ेगा। तो ये जो नकारात्मक अभिवृत्ति है, किसके प्रति? लिंग के आधार पर। चाहते पुरुष ही हो, फिर वो जो एबॉर्शन जैसी घटनाएं तेज गति से हो रही हैं। पहले कन्या वध था ना, अब तो एबॉर्शन ही है। पहले से पता लगाकर अभी भी कई जगहों पे ऐसी स्थितियां रिपोर्ट आती रहती हैं, पकड़े जाते हैं समय समय पे। तो लिंग को लेकर नकारात्मक एटीट्यूड बना हुआ है कि ये कमजोर होती हैं, इनके होने से समाज की प्रतिष्ठा पे असर जाता है। आज भी कई जगहों पर बहुत हद तक परिवर्तन हुआ है, बट अभी भी मतलब फीमेल जेंडर के बारे में ऐसी धारणा बनी हुई है कई सारे परिवारों में, कई सारे समाजों में। परिणाम स्वरूप उनके प्रति नकारात्मक व्यवहार भी होता है। कई बार घर की बच्चियों को बाहर खेलने नहीं देते हैं, उसको घर का खाना बनाने का सामान दे दें, खाना बनाओ और यही काम करो, ठीक से पढ़ाएंगे नहीं। वैसे जागृति, अब पूछा है
मूल कारणों का, यह कितनी इतनी दृढ़ क्यों है, अभी भी यह दृढ़ बनी हुई है। कारण यह है परंपरागत कारण है, कई सारे कारण हैं। आप कारण को बता दो कौन कौन से कारण हैं। एक दहेज प्रथा बहुत बड़ा कारण है। समाज में महिलाओं की रक्षा भी एक बहुत बड़ी बात है कि बच्चियां हो गई अगर 2-3 तो फिर उनकी रक्षा कौन कैसे करेगा। फिर लगता है कि नहीं, पुरुष होंगे तो वंश परंपरा को कौन आगे बढ़ाएगा, महिलाएं तो बढ़ाएंगी नहीं। ये सब कारण है कि वंश परंपरा, मरने के बाद आहुति कौन देगा, वो जो मरने के बाद जो आग दिया जाता है, वो आग देने की जिम्मेदारी भी पुरुषों पे है। महिलाएं सामान्यतः आग नहीं देती है, कंधा कौन देगा, पुरुष देंगे। तो ये सब कारण है, लिंग के प्रति नकारात्मक एटीट्यूड डेवलप हो गया। आज बहुत जागृति हुई है महिलाओं के प्रति। यूपीएससी में सब ऊपर के रैंक महिलाएं ला रही हैं। ओलंपिक में जितने मेडल्स हैं, ज्यादा मेडल्स महिलाएं ला रही हैं। आज महिलाएं परिवार की प्रतिष्ठा को ज्यादा आगे बढ़ा रही हैं। और कई परिवारों में बेटे ही नालायक निकल रहे हैं, बेटियां गौरव बढ़ा रही हैं, सम्मान बढ़ा रही हैं, और बेटे नालायक कई जगहों पर गलत कार्यों में इन्वॉल्व हो रहा है, अपने परिवार की छवि को खराब कर रहा है। तो लोगों की मानसिकता बदली है, अब वो पढ़ा रहे हैं। मैं पीछे गया था वहां पटना, जो के वहां पे खान साहब का जो है, तो वहां तो बड़े पैमाने पे बच्चियां पढ़ रही हैं। इसका मतलब घर वालों में जागृति आई है कि मेरी बेटी पढ़ के एसडीएम बन सकती है, डीएम बन सकती है, बड़ी संख्या में। तो ये चेंज हो रहा है, हमको बताना पड़ेगा, जागृति लानी पड़ेगी, महिला सशक्तिकरण करना पड़ेगा। ये कोई कला काम है लिखना, इसको 12 नंबर का सवाल है, लिख सकते हो। थोड़ा और पढ़ लोगे तो व्यवस्थित, कितना 200 शब्द का खेल है, 10 पे 16 ही लिखना है, लिखा जा सकता है। जो मैंने डिस्कस किया, थोड़ा प्रिंटेड नोट्स की मदद ले लो, लिख लो, असंभव काम थोड़ी है। आवृत्ति के संगठकों और प्रकार को स्पष्ट करें। संगठक अभी कंपोनेंट हमने देखा 3, अब लिख रहे हैं फंक्शंस। तो फंक्शन को देखो, अब प्रकार 3-4 प्रकार हैं। उपयोगितावादी प्रकार, एक बार सारे लोग बोल लो, सारे लोग बोलो कितने प्रकार हैं, एक बार लिख के बताओ कितने प्रकार हैं। 4 प्रकार हैं। 4 फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। आवृत्ति के 4 प्रकार हैं। पहला उपयोगितावादी प्रकार्य, ज्ञान प्रकार्य, मूल्य अभिव्यक्ति प्रकार्य, और चौथा है अहम रक्षार्थ प्रकार्य। अंग्रेजी में बोल लोगे, 1 बार 2 बार 3 बार बोल लोगे तो अच्छा रहेगा। यूटिलिटेरियन फंक्शन, नॉलेज फंक्शन, वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन, एक्सप्रेसिव SIV, ईगो डिफेंसिव फंक्शन। 4 काइंड्स ऑफ फंक्शंस आर एक्सेप्टेड। किसका फंक्शन है? एटीट्यूड का। अब देखते हैं एक एक करके कौन कौन सा फंक्शन। पहला फंक्शन उपयोगितावादी प्रकार। देखो, उपयोगितावादी प्रकार यह कहता है कि कुछ आवृत्तियां जिनसे हमें लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, या जो हानि होती है, तो जिससे लाभ होता है उसको हम करते हैं, जिसमें पुरस्कार मिलता है उसको करते हैं पुरस्कार, और जिसमें दंड मिलने की स्थिति रहती है उससे हम पीछे हटने का प्रयास करते हैं। ध्यान देना, हम उनको काम को करते हैं। जैसे मान लो आपने कोई काम किया और आपको प्रशंसा मिलने लगी, अब फायदा होने लगा आपको, तो आप वो काम में और ज्यादा पसंद कर लोगे कि नहीं हम ऐसा काम करते हैं। इसको बोलते हैं मूल्य, ये इसको बोलते हैं, पहला पॉइंट है उपयोगिता प्रकार। जिससे लाभ होता है हम उस काम को करना पसंद करते हैं, जिससे घाटा होता है उस काम को हम लोग रोक देते हैं। अंग्रेजी में नोट कर लो एक लाइन में इसको, यूटिलिटेरियन प्रकार। इट्स वन फंक्शन ऑफ एटीट्यूड is to help the person to get reward and to avoid punishment. To get reward and avoid punishment. यही इसका फंक्शन है। It help us to get reward
एंड अवॉइड पनिशमेंट। इट्स यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट या एडेप्टिव भी फंक्शन इसको बोला जाता है। तो हम उन कार्यों को करते हैं जहां लगता है पुरस्कार मिल जाएगा, लाभ हो जाएगा, प्रशंसा मिलेगी, और उन कार्यों को करने से बचते हैं जहां लगता है कि दंड मिलेगा, कुछ हानि हो जाएगी, निंदा लोग करेंगे, तो वहां से पीछे हटते हैं। ये एटीट्यूड का काम है। इट्स वन फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। ये ध्यान देना, पहला फंक्शन है कि पहला फंक्शन यही है, ध्यान देना कि हम उन कार्यों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करते हैं जहां प्रशंसा पाने की हम वो काम करेंगे। हम ऐसा एटीट्यूड बना लेंगे, मुझे तो यही करना है, क्योंकि पता है कि यहां करेंगे तो पुरस्कार मिलेगा, लोग प्रशंसा करेंगे। और ये खूब काम किया जाता है, ध्यान देना, समाज में। जिससे हानि होगी उससे किनारे हट जाएंगे उन कार्यों के प्रति, उस काम के प्रति नकारात्मक कि अरे ये काम नहीं करना है, उसके प्रति अपनी सोच बना लेंगे, विश्वास पैदा कर लेंगे कि नहीं, ये मुझे काम नहीं करना। दिस वन इज नोन एज यूटिलिटेरियन फंक्शन। दूसरा ज्ञान प्रकार है आसान, ध्यान देना, बट इन शब्द को ध्यान रखना पड़ेगा। नॉलेज फंक्शन। देखो, कुछ आवृत्तियां हमें इस विश्व को समझने में मददगार होती हैं। वी बिकम एबल टू अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड प्रॉपरली। ज्ञान प्रकार ऐसी आवृत्ति है, केवल सबसे खिल जाओ, जो किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है। उसमें हम समझ उसके बारे में डेवलप कर लेते हैं कि क्या कारण है, क्या निदान है, इन सारी चीजों को हम जान लेते हैं। अब जैसे कहीं जंगल में आग लगा हुआ अमेजन का, किन कारणों से लगा हुआ है, तो हमारा एक एटीट्यूड उसको जानने समझने में मदद करता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तापमान अधिक बढ़ रहा है, तापमान अधिक बढ़ने के कारण ये चीजें हो रही हैं, तो हमने उसके बारे में ज्ञान अर्जित कर लिया। और कई लोगों को लगता है जंगल लग गया है तो लगा है, कोई अंतर ही नहीं है उनके ऊपर। अच्छा, क्या इसका परिणाम हो सकता है, क्या निदान हो सकता है? परिणाम ये हो सकता है कि और तापमान वृद्धि हो सकती है, बहुत सारे जीव जंतु नष्ट हो सकते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा घट सकती है। तो ऐसी चीजों की जानकारी जो मिलती है उसमें जो नॉलेज फंक्शन है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको बोलते हैं ज्ञान प्रकार्य। क्या बोलते हैं सारे लोग, बोलो, ज्ञान प्रकार। तीसरा है, चारों को ध्यान कर लो, सीधा सवाल बन सकता है। सीधा सवाल अभी बना है कि नहीं बना है कभी? अच्छा देखो, ये बन चुका है ना ऑलरेडी। देखो 2018 में यूपी पीसीएस में 8 नंबर का सवाल पूछ लिया, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। अब बताओ, आवृत्ति के प्रकारों की विवेचना करें। प्रकार शब्द का प्रयोग किया, यूपीएससी ने वृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। अगर यहां इसके जगह पे वृत्ति लिख देता तो दिक्कत कितनी होती। अंग्रेजी में पढ़ लो, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, 8 नंबर का 2018 में यूपी पीसीएस में सीधा सवाल। आईएएस में इतना भी सीधा सीधा नहीं पूछेगा, आईएएस में थोड़ा ऊपर पूछेगा, मगर आपका फंडा क्लियर तो उसको भी लिख लेंगे। आवृत्ति के प्रकार बोलो, काट्स ने 4 प्रकार बताए हैं, 8 नंबर का है। पहला भाई उपयोगितावादी प्रकार, दूसरा ज्ञान प्रकार, तीसरा मूल्य अभिव्यक्ति प्रकार, चौथा, चारों को लिख दोगे 8 में से 75% प्लस नंबर आ जाएगा, डिस्टिंक्शन प्लस की मार्किंग हो जाएगी। अब पीएचडी भी कर लोगे तो 4 ही लिखोगे। यही 4 सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं। और वही टर्म भी यूज करोगे, नॉलेज फंक्शन, मतलब नॉलेज फंक्शन। अब इसके जगह पे तीसरा शब्द नहीं लाओगे। वो फिक्स टेक्निकल टर्म है, नॉलेज फंक्शन, वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शंस और ईगो डिफेंसिव फंक्शंस। तो आप प्रोफेसर साहब बन जाओगे, प्रोफेसर बन जाओगे, तब पर भी यही वर्ड इस्तेमाल करोगे ना। और अभी भी आप वही इस्तेमाल कर रहे हो, किसने बताया वो बता दोगे तो हो जाएगा कि ए टी जेड काच ने ये बताया था
तो उन चीजों को आप देखो, सीधा सवाल मिल गया है और कर सकते हैं। अच्छा देखो, एक सवाल पूछा, ये लास्ट ईयर यूपीएससी का सवाल है, यूपीएससी का पूछा। देखो यहां पूछा, अभिवृत्ति एक महत्वपूर्ण घटक है, अभिवृत्ति एक महत्वपूर्ण घटक है जो मानव के विकास में इनपुट का काम करती है, मानव के विकास में एक महत्वपूर्ण निवेश का काम करती है। तो अगर ये बताओ, मानव का विकास हो रहा है और विकास क्रम में उसके एटीट्यूड को हम अच्छा बना दें, वो ऐसी चीजों का ज्ञान रखे जो जरूरी है, उन चीजों को पसंद करें जो देश के लिए आवश्यक है, समाज के लिए आवश्यक है, उन चीजों को नापसंद करे जो देश के लिए खतरे हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, उनको नापसंद करे और कार्य करने की तत्परता हो। तो अगर हमने खूब अच्छा एटीट्यूड बना दिया, इसका मतलब आदमी में आपने निवेश कर दिया। एक अच्छा आदमी बनाने में बहुत चीजों को लगाना पड़ता है ना, स्कूल अच्छा सिखाए, माता पिता अच्छा सिखाए, समाज उसको अच्छा सिखाए, कानून के माध्यम से भी हम कुछ चीजों को उसको अच्छी अच्छी ट्रेनिंग दे दें। तो ये निवेश हो गया ना आदमी में, वो आदमी अब ठीक आदमी हो जाएगा। कहीं पे कुछ समाज में समस्या आ गई ना, तुरंत उसको कहेगा इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। नहीं तो आज के डेट में मरते हुए लोगों का भी लोग वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पे डाल के सब्सक्राइबर ढूंढेंगे, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। डाल रहा है मरते हुए आदमी का वीडियो, चाहता तो बचा सकता था मगर वो वीडियो डालेगा क्योंकि उसको सब्सक्राइबर बढ़ाना है। ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको। तो सवाल को समझो, ये पिछले साल का सवाल है, आईएएस का 2021 का सवाल है, ये मैं बता रहा हूं। अभिवृत्ति एक महत्वपूर्ण घटक है जो मानव के विकास में इनपुट का काम करता है। मतलब अगर मानव हम तीन पक्ष को लेते हैं, एक तो उसका ज्ञान, विश्वास, मत, उसको हम ठीक ज्ञान दे दें, अच्छा विश्वास दे दें कि भाई देखो ये देशभक्ति एक बड़ी अच्छी चीज है, पर्यावरण की रक्षा अच्छी चीज है, ये ज्ञान दे दे बड़ा अच्छा। उसके पसंद को हम लोग बदल दें, क्योंकि अभिवृत्ति वातावरण से प्रभावित होती है। गलत कामों को नापसंद करे, अच्छे कार्यों को पसंद करे। तो जब हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो ऐसी एटीट्यूड को डेवलप कर देंगे। और उसके बाद का पार्ट है, एक उपयुक्त अभिवृत्ति का विकास कैसे करें जो एक लोक सेवक के लिए आवश्यक है। एक लोक सेवक का एटीट्यूड में हम कैसे करें, पूछ रहा है विकास कैसे करें, एक अच्छा एटीट्यूड का उपयुक्त पूछा है। ह्यूमन बीइंग, हाउ टू बिल्ड ए सुटेबल एटीट्यूड नीडेड फॉर ए पब्लिक सर्वेंट। आप सारे लोग बोलो, एक बार बोलना केवल, लोक सेवक क्या करता है? लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक लोक सेवा करता है, पब्लिक सर्वेंट पब्लिक सर्विस करता है। सारे लोग बोलो ये सुनो, पहले बोलो आप। लोक सेवक लोक की सेवा करेगा, जनता की सेवा करेगा। पब्लिक सर्वेंट है तो पब्लिक की सेवा करे। सारे लोग बोलो ये सुनो। हाउ टू बिल्ड ए सुटेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स ए पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट है ना, तो जनता का मन लगा के सेवा करे, अच्छे से सेवा करे, उसकी समस्या को त्वरित तरीके से दूर करे, तुरंत दूर करे। ऐसा नहीं समस्या हो 20 दिन के बाद सेवा करने पहुंचे, पानी जमा हो 20 दिन के बाद पहुंचेगा तो डेंगू में बहुत लोग मर जाएंगे। बाढ़ से अगर ग्रसित हो तुरंत एनडीआरएफ की टीम भेजे, उसको बचा ले। 10 दिन के बाद एनडीआरएफ की टीम भेजेगा तो फिर तो लोग डूब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। पब्लिक सर्वेंट तो वो होना चाहिए जो त्वरित सेवा दे, इफेक्टिव सर्विस दे, इफिशिएंट सर्विस दे, ये सुनो, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी दे, उत्तम सेवा दे। सवाल है ऐसे एटीट्यूड का विकास कैसे करें। सवाल ये कैसे विकास करोगे, तो कितना बढ़िया सवाल है। कैसे विकास करोगे ऐसे एटीट्यूड का, एक अच्छी एटीट्यूड का विकास कैसे, यही मेन थीम है इसका सवाल, डिमांड का। एक अच्छी अभिवृत्ति, सुटेबल एटीट्यूड नीडेड फॉर ए, हाउ टू डेवलप। ये बोलो, अच्छे अधिकारियों को, अच्छा लोक सेवक को
हम प्रशंसा करते हैं, पुरस्कार देते हैं। हर एक साल जो सिविल सेवा डे है, उस दिन भारत में जो सबसे अच्छा काम करने वाले अधिकारी हैं, आईएएस, आईपीएस, उनको सम्मान दिया जाता है सिविल सेवा डे पे। शायद 21 अप्रैल है, शायद सम्मानित किया जाता है कि ये कौन सी कैटेगरी में कौन से डीएम ने इंडिया में सबसे अच्छा काम किया। जो अच्छा काम नहीं कर रहा है ना समाज के हित में, उसको हम लोग जबरन रिटायर कर रहे हैं आज के डेट में। वॉलेंट्री रिटायरमेंट नहीं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नहीं, जबरन रिटायरमेंट। तो मैंने पॉइंट बताना शुरू किया, विकास कैसे करें अच्छी वृत्ति का। पहला पनिशमेंट एंड रिवार्ड। बुरा काम कर रहा पनिशमेंट, अच्छा काम कर रहा रिवार्ड। बेस्ट टेक्निक है अच्छे एटीट्यूड को डेवलप करने में। दूसरा, हम लोगों ने अब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, अगर परफॉर्मेंस अच्छा है लोक सेवक का, अभी पहले लोक सेवक भी समझना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसको पेमेंट देंगे, पेंशन देंगे, प्रमोशन देंगे। और परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगा तो जल्दी से रिटायर कर देंगे, बाहर जाओ। तो लोक सेवक अच्छा काम करेगा। माल अभी तो क्या है, अच्छा काम करे या ना करे, पेमेंट तो फिक्स है ना, रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी फिक्स है और प्रमोशन भी टाइम से हो जाएगा। सरकार इस पे गहनता से विचार कर रही है कि आगे हो सकता है कि आपका जूनियर आपका सीनियर बन के आ जाए। कि अगर वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है और आप उससे सीनियर हो, तो ये कोई जरूरी नहीं कि जिंदगी भर आप सीनियर ही रहोगे। अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो नीचे वाला बाईपास करके आपका बॉस बन सकता है। क्योंकि सरकार इस मुद्दे पे आगे बढ़ रही है कि परफॉर्मेंस हो तो प्रमोशन दें, फिक्स प्रमोशन नहीं हो। या इस साल मान लो, इस साल अगर 100 लोग डीएसपी बने, मान लो स्टेट पीसीएस के थ्रू, और 10 साल के बाद सबको हमने एएसपी बना दिया, तो कोई अच्छा काम कर रहा है वो भी एएसपी बना है, जो ऐसे भी काम कर रहा है, आलसी टाइप का है, निष्क्रिय, वो भी एएसपी बन जाता है। टाइम बाउंड प्रमोशन है। अब हो सकता है कि प्रमोशन परफॉर्मेंस के बेस पे हो। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तुरंत आईपीएस बन गए, जल्दी से आईपीएस बन गए। परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो भाई एसपी बनने में बहुत टाइम हो सकता है 25 साल के बाद एसपी बने, 40 साल में एसपी बने, ऐसी स्थिति है। तो हम लोक सेवक को कैसे वृत्ति का विकास कर, ऐसे कर सकते हैं। हम बहुत सारी सूचना के अधिकार के थ्रू कर सकते हैं, सिटीजन चार्टर के थ्रू कर सकते हैं, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के थ्रू कर सकते हैं, अच्छी अभिवृत्ति का निर्माण कर सकते हैं। और ध्यान देना, यहां पे लोक सेवक शब्द आ गया है तो इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आएंगे इस वाले पार्ट पे आएंगे। ये वाला पार्ट, पहला वाला पार्ट देख चुके हैं, दूसरे वाले पार्ट में आएंगे। एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना लो आप, हमेशा के लिए दिमाग में डाल लेना आप, ये डाल दो। ये सिविल सर्वेंट है, ये गवर्नमेंट सर्वेंट है और ये पब्लिक सर्वेंट है। नोट कर लोगे, सिविल सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट। वहां यूज किया हुआ है सवाल में, यहां सवाल इस्तेमाल किया हुआ है लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट। अगर सतर्क नहीं हो तो यहां पे लोक सेवक को केवल सिविल सर्वेंट नहीं कह सकते हो। इट्स नॉट आउटराइटली आइडेंटिकल टू सिविल सर्वेंट, ध्यान देना। पब्लिक सर्वेंट शब्द का इस्तेमाल हुआ है और पब्लिक सर्वेंट संदर्भ को समझना। प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि मैं लोक सेवक हूं, मैं जनता का नौकर हूं, वो तो कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं। आपने सुना होगा स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी का, वो भी तो अपने को लोक सेवक ही बोलते हैं। ये विधायक जी और मंत्री जी क्या बोलते हैं, ये भी बोलते हैं मैं जनता का सेवक हूं, जनता ही मेरा फैसला करेगी, जनता जनार्दन है। ये भी पब्लिक सर्वेंट है ना,
जितने सिविल सर्वेंट होते हैं सब गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, सारे गवर्नमेंट सर्वेंट पब्लिक सर्वेंट है, मगर पब्लिक सर्वेंट और सिविल सर्वेंट को 100% आइडेंटिकल नहीं मानोगे। प्रधानमंत्री सिविल सर्वेंट नहीं है। आईएएस अधिकारी है कोई तो वो सरकारी सेवक भी है, गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो हो सकता है मान लो किसी सरकारी बैंक में कोई काम करने वाले अधिकारी हो, या कॉलेज में, सरकारी कॉलेज है उसमें कोई काम कर रहे हैं, तो वो सरकारी नौकर है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, बोलते हैं कि मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, गवर्नमेंट की सेवा में हूं। बोलो, और गवर्नमेंट सर्वेंट है तो पब्लिक सर्वेंट हो गए वो, परंतु वो सिविल सर्वेंट थोड़ी है। और ये बैकबोन है, इसको स्टील पिलर ऑफ द नेशन बोला जाता है, स्टील पिलर ऑफ द नेशन। ये ढांचा, इस्पाती ढांचा है पूरा कार्यपालिका का, यही रखे हुए। देश का विकास यहीं पे निर्भर करता है, कितना तेज गति से नीति और योजनाएं क्रियान्वित होंगी। तो एक आईएएस अधिकारी मान लो इसमें आ रहा है, सिविल सर्वेंट, आईपीएस अधिकारी, तो ये सारे के सारे लोग सरकारी नौकर हैं, सरकारी सेवक है, गवर्नमेंट सर्वेंट है। अब गवर्नमेंट सर्वेंट है तो सबके सब पब्लिक सर्वेंट है, परंतु सारे पब्लिक सर्वेंट सिविल सर्वेंट नहीं है, सारे गवर्नमेंट सर्वेंट सिविल सर्वेंट नहीं है। ध्यान रखना, हम बैठा लेना। हम होता क्या है कि हम सिविल सर्विसेज को पब्लिक सर्विसेज बोलते हैं, पब्लिक सर्विसेज, क्योंकि सिविल सर्वेंट का काम ही है जनता की सेवा करना, जनता के हित में नीतियों को क्रियान्वित करना, नीतियों को बनाने में मदद करना। चूंकि इनका काम है जनता की सेवा, इसलिए सिविल सर्वेंट, सिविल सर्विसेज को हम पब्लिक सर्विस भी बोलते हैं कि सिविल सर्विस पब्लिक सर्विस है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो पब्लिक सर्विस बोल रहे हैं। और हम कोई से पूछो किसका एग्जाम दे रहे हो, बोलता है सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं। तो भाई सिविल सर्विसेज है कि पब्लिक सर्विसेज है, कैसे पता चलेगा? इतना माइन्यूट डिफरेंस है, कई लोग लपेटे में आ जाएंगे। 4 साल से दिल्ली में 2.5 लाख दे के पढ़ रहे होंगे, कठिनाई पैदा कर लेगा। लोक सेवक ज्यादा बड़ी अवधारणा हो गई, ध्यान देना। लोक सेवक के भीतर और भी आ जाएंगे, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स का नेचर, जो काम है, वो बेसिकली जनता की ही सेवा करनी है। लोकतंत्र है ना, जनता का तंत्र शासन है, तो यह सरकार भी जनता के लिए है, तो आप भी जनता के लिए हो। बोलो, तो सारे सिविल सर्वेंट पब्लिक सर्वेंट है, बट ऑल पब्लिक सर्वेंट्स आर नॉट सिविल सर्वेंट। ध्यान देना आप। तो हम सिविल सर्विसेज को स्टील पिलर ऑफ द नेशन बोलते हैं, क्योंकि सिविल सेवा का काम जनता की सेवा करना है, इसीलिए सिविल सेवा को लोक सेवा के नाम से भी जाना जाता है। परंतु इसको अगर बहुत स्ट्रिक्ट सेंस पकड़ लोगे तो फिर आउटराइटली नहीं कहोगे कि दोनों एक है। हम इसको तो बोल सकते हैं लोक सेवा, परंतु लोक सेवक को हम सिविल सर्वेंट, सारे लोक सेवकों को हम नहीं कर सकते। सारे सिविल सर्वेंट पब्लिक सर्वेंट हैं, ध्यान दे लेना, परंतु सारे पब्लिक सर्वेंट सिविल सर्वेंट नहीं है। बोलो सारे लोग, क्लियर है? इज इट क्लियर? नोटिंग देखता। इज इट क्लियर? बोल लो सारे लोग, इज इट क्लियर? क्योंकि मैंने ये जब बता दिया ना, तो हो सकता है कई लोग विवाद करें। विवाद का निपटारा ऐसे रखना, ऑल सिविल सर्वेंट्स आर पब्लिक सर्वेंट बट नॉट वाइस वर्सा। इट शुड बी क्लियर। प्रधानमंत्री लोक सेवक हैं, बोलो, सिविल सर्वेंट नहीं है, ध्यान रखना। आईएएस ऑफिसर सिविल सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट पब्लिक सर्वेंट। क्योंकि इनका काम जनता की सेवा करना, इसलिए हम लोग पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं इनको, बिल्कुल बोलते हैं, बोलेंगे भी, सही भी है। इट शुड बी क्लियर। पहले बोलो सारे लोग, क्लियर हो गया? सारे लोग बोल लो, इज इट क्लियर? फिर वो फंक्शन पे आ जाएंगे। इज इट क्लियर?
सवाल है? ठीक है, टाइम हो गया है। अच्छा ओके, अच्छा ऐसा है, ठीक है। अभी हम लोगों ने 4 फंक्शंस में, सूचना आ गई, देखो अभी हम लोगों ने जो जो जिस टॉपिक में है वो है अभिवृत्ति के प्रकार, फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। इसका पहला पार्ट हम लोगों ने देख लिया है, उपयोगितावादी प्रकार, जिससे लाभ हो उसको करेंगे, जिससे घाटा उसको नहीं करेंगे। अब दूसरे, तीसरे, चौथे पार्ट्स को हम लोग कल देख लेंगे। टुमारो विल कंप्लीट दिस पर्टिकुलर पार्ट, फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, एंड देन आई विल डिस्कस मोरल एटीट्यूड एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, नैतिक अभिवृत्ति और राजनीतिक अभिवृत्ति। तो आज की क्लास आज यहीं तक। जो हमने बीच में एक वो जो पक्ष बता दिया, गोला दे देकर, सर्किल बनाकर, उसको दिमाग में डाल लेना। बड़े पैमाने पे लोग कंफ्यूजन के शिकार हैं, थोड़े मोले नहीं, बड़े पैमाने पे। तो उनका भी दिमाग क्लियर कर दोगे, टकराओगे तो उनको लगेगा कि बात तो बिल्कुल सही है। इज इट क्लियर? थैंक यू।